क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम्स या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज जैसे कि जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीसीएस में या फिर आईएएस में, विभिन्न पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड एवं अन्य में भी पूछे जा चुके हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जनरल कंपटीशन के लिए भी जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। चलिए देखते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन से संबंधित देख लेते हैं 1946 में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ये मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विभाग था खाद्य तथा कृषि विभाग था। सी आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य तथा कृषि विभाग था। सी आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली थे। ठीक है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो आसफ अली रेल मंत्रालय इनके पास था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था, कौन सा विभाग था लियाकत अली खान को दिया गया था? वित्त मंत्रालय दिया गया था। वित्त विभाग लियाकत अली खान को दिया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। 1946 में लॉर्ड वेबल के बहुत कहने सुनने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर में लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए। ठीक है, वित्त मंत्री कौन बने थे? लियाकत अली बने थे। ठीक है, लीग के नेता थे, मुस्लिम लीग के। पहले तो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन लॉर्ड वेबल के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद ये फिर अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खां वित्त मंत्री बने थे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसी भी जनरल कंपटीशन या पीसीएस में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अंतरिम सरकार का सदस्य BR अम्बेडकर नहीं थे। डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इससे और कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, गजनफर अली खां, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, सी राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर C.H. भाभा शामिल थे। इसमें विधि मंत्री लीग द्वारा नामित जोगेंद्रनाथ मंडल थे। लीग के 5 सदस्य इसमें कांग्रेसियों शरद चंद्र बोस, सफात अहमद खां और सैयद अली जहीर के स्थान पर शामिल किए गए थे। B.R. अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं थे। B.R. अम्बेडकर शामिल नहीं किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं शामिल हुए थे। ठीक है, अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी, तो उसमें अबुल कलाम आज़ाद शामिल नहीं होते। नेहरू शामिल थे, लियाकत अली खां शामिल थे अंतरिम सरकार में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आसफ अली, राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफात अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और C.S. भाभा। हालांकि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटना पड़ा। ठीक है, लियाकत अली बाद में शामिल हुए थे। 2 सितंबर को तो नहीं शामिल हुए थे। यहाँ पे 2 सितंबर को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो उस समय अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। और ये भी 2 सितंबर को लियाकत अली भी नहीं शामिल हुए थे। इनको लॉर्ड बेबल उस समय के जो वायसराय थे, काफ़ी समझाने बुझाने के बाद क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग के लोग शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि अंतरिम सरकार में बाद में शामिल हो गए थे लियाकत अली खां, इसलिए अबुल कलाम नहीं शामिल हुए थे, तो आंसर सी दिया गया है। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग ने। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो बंगाल में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सुनिश्चित किया गया था सीधी कार्यवाही दिवस हेतु 16 अगस्त 1946 को। सोलह अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। नोआखली में इस समय काफी दंगा हुआ था। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से देख लेते हैं। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूपी में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी।
जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में, निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी। बी आंसर। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिसका कार्यकाल 1945 से 51 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। भारत के स्वतंत्र होते के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। कब घोषणा किया गया था? तो फरवरी 1947 में घोषणा किया गया था कि जून 1948 तक भारत छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। ठीक है, 22 मार्च 1947 को भारत आकर जो मतलब कि लॉर्ड बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को यहाँ का वायसराय बनाकर भेजा गया था, ताकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, यथावत भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। बी आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंटबेटन योजना जो थी भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी। सी आंसर हो जाएगा। 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का विभाजन हुआ था, तो सी आंसर हो जाएगा, देश की विभाजन की। माउंटबेटन योजना आधार बनी तो किसकी? देश के विभाजन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब? तो जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जुलाई 1947 में। बी आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 ईस्वी से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, तो 18 जुलाई
1947 को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ठीक है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन संबंधी माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का 2 भागों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई। भारत की विभाजन संबंधी माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी और फिर इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम में पारित किया गया था। ठीक है, वहाँ की संसद द्वारा, और फिर भारत और पाकिस्तान का मतलब 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। वहाँ पे ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित करके, विधेयक को पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफी निर्बल हो चुका था। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे और अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत से कारण थे। निर्बल हो चुके थे, यहाँ पे भी मतलब कि भारत में भी काफ़ी आंदोलन तेज हो गया था और लोग मतलब कि ब्रिटिश से सेना भी, प्रशासन, सभी मतलब कि इससे ब्रिटिश से रुष्ट थे, तो इस वजह से अब शासन चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो इसलिए कारण सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कथन ए एवं कारण दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यद्यपि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, किंतु देश के राष्ट्रीय आंदोलन को भली भांति देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति का श्रेय विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण वाला है, देखते हैं कथन। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही नहीं। जब सत्ता हस्तांतरण हो गया तो प्रभुसत्ता खत्म हो गया, ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की, तो ये सही है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। यहाँ के गवर्नर जनरल की नियुक्ति वहाँ के
शासक ने की थी। ये सही हो जाएगा। तो ए गलत परंतु आर सही है, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत भी हो गया। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति मूलतः ठीक है ब्रिटिश शासक द्वारा ही की गई थी। मतलब यहाँ के जो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था ब्रिटिश शासक द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कर प्राप्त हुई थी तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी तो 18 जुलाई 1947 को। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। ठीक है, 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई। मतलब 18 जुलाई को विधेयक पारित कर दिया गया और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का घोषणा कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। डेट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। किसका उपज था तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक है, बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार किया था। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय काफी दंगा शुरू हो, मतलब एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने एक अनिवार्य वो हो गया था। ठीक है, नहीं तो देश में और भी सांप्रदायिक दंगे होते। एक अंतिम वो देश का विभाजन ही वो हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया और कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी नहीं मानता था, लेकिन ऐसी मजबूरी हो गई थी क्योंकि काफ़ी दंगे होने लगे थे देश में और एक अनिवार्य वो बन गया था कि अगर देश का बंटवारा नहीं होगा तो और भी दंगे भड़कते रहेंगे। कथन ये सत्य है किंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, अपितु इसलिए कि सांप्रदायिक दंगों के बढ़ते खतरों से निपटने का यही एक विकल्प रह गया था। ठीक है, नहीं तो और भी सांप्रदायिक दंगे होते रहते, देश में हर जगह दंगे हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें।
भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ये सुझाया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। सी आंसर हो जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो रेडक्लिफ ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। भारत के विभाजन को टालने का भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौदह जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को ही बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उसका समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो डॉक्टर किचलू ने लिया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी ने की थी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी ने मतदान किया था। इसका प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? अंतरिम संसद के रूप में तो संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण की थी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने। बी आंसर हो जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। MS सुब्बालक्ष्मी ने। 14-15 अगस्त 1947 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। डी आंसर हो जाएगा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो गवर्नर जनरल ने की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की थी? तो गवर्नर जनरल ने की थी। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। डी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 50 थे। ठीक है, पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय मतलब स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ध्यान रखेंगे इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे अंतिम गवर्नर जनरल जो कि भारतीय थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल
तो राजगोपालाचारी थे, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पहले भारतीय स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय था, अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947 से 48। उन्होंने मार्च 1947 में कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बोला जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, बी आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, उसके बाद एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले 1950 से 62 तक रहे, 2 कार्यकाल तक। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जो अभी तक 2 बार लगातार राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा किए हैं, 1950 से 62 तक। एस राधाकृष्णन दूसरे 1962 से 1967, जाकिर हुसैन तीसरे 1967 से 1969 तथा बीबी गिरी 1969 से 1974 राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था, बी आंसर हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। जिस समय भारत विभाजित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। तो देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ध्यान रखेंगे, टाइमलाइन और उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कौन थे? जेबी कृपलानी थे, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी की थी। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 में जेबी कृपलानी ने, यह आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी ही थे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन
लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, जब लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, उसी समय 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही ये स्वतंत्रता दिवस, कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया। ठीक है, इसीलिए किया गया। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय नेता 26 जनवरी 1930 में घोषित स्वतंत्रता दिवस का दिन की तिथि को यादगार बनाना चाहते थे। इसी कारण नवंबर 1949 में ही संविधान के तैयार हो जाने के बाद भी इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो आर कोपलैंड का है। बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के एम पनिक्कर ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो के एम पनिक्कर का था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास से देखते हैं क्वेश्चन। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? तो ईस्वी सन क्या था? 1773 में। सी आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1773 में पारित किया गया। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधानित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई कब? 1774 में। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट
भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ही बनाया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, तो ई आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे मुख्य न्यायाधीश। जो कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश, ये क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि जब भी अगर वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।